हेलो दोस्तों, आराध्या रैस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 80 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 81 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 80 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वह फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें भी जरूर देखें। आराध्या रैस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 81। देखिए, 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो ये रहने वाला है, और ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, इसलिए दोस्तों प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए, यहाँ पर ये पूछा गया है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो दोस्तों कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1070 किलोमीटर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? बताइए, थार मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है राजस्थान में? तो ये दोस्तों 61% भाग पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। 61% भाग पर ये फैला हुआ है। 40% जनसंख्या है वो इसमें निवास करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, महिला बाग का झालरा स्थित है। महिला बाग का झालरा है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। गुलाब सागर झील जोधपुर में ये महिला बाग का झालरा है वो स्थित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पाए जाने वाला कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है? यानी कि कौन से खनिज का राजस्थान में एकाधिकार है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होता है, बाकी राजस्थान से बाहर नहीं होता उसका उत्पादन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है सीमेंट उद्योग। कौन सा है? सीमेंट उद्योग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। क्या सही है? नहीं, सीमेंट उद्योग मत कर देना, सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, सीमेंट उद्योग मत कर देना। आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? महिला साक्षरता दर है वो दोस्तों कितनी रही? तो ये रही दोस्तों 52.1%। कितनी? 52.1% रही। याद रखना है आपको। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये धौलपुर में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? धौलपुर में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? पूर्व पश्चिम गलियारा कौन से जिलों से होकर कौन से जिले से नहीं होकर गुजरता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, सिरोही से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, भीलवाड़ा से गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरता। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम को छांटना है। दोस्तों सही अवरोही क्रम को क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पर्वतों के नाम दे रखे हैं, अपने को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है।
सबसे पहले तो दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर राजस्थान में कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। उसके बाद में दोस्तों शेर का नंबर आता है, ठीक है। शेर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1597 मीटर है। उसके बाद में दोस्तों नंबर आता है दिलवाड़ा का, और दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1442 मीटर है। जरगा की ऊंचाई दोस्तों 1431 मीटर है। अचलगढ़ की 1380 मीटर है, और रघुनाथगढ़ की दोस्तों 1055 मीटर है। तो ये क्रम है वो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन में सही दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ पर्वत है या पठार है, दूसरी तरफ जिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सुंदा पर्वत कहाँ है? तो दोस्तों ये जालोर में। सुंदा पर्वत कहाँ है? तो दोस्तों ये जालोर में है। और ये जो मेसा का पठार है, ठीक है, मेसा है ये, मेसा का पठार है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों मेसा का पठार है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये बोराट का पठार है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बोराट का पठार है ये उदयपुर में है। और त्रिकुट पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। 1 3 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 3 2 4। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए एक त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में होता है, यहाँ पर देखिए ये डूंगरपुर चारों ऑप्शन में। एक त्रिवेणी संगम दोस्तों भीलवाड़ा में भी होता है, ठीक है। तो भीलवाड़ा दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन में दे रखा है। और एक सवाई माधोपुर में होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर में दोस्तों त्रिवेणी संगम होते हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। अनुदैर्घ्य किसको बोलते हैं? अनुदैर्घ्य बोलते हैं दोस्तों हवाओं के समानांतर बनने वाले टीले, उनको अनुदैर्घ्य बोलते हैं। बरखान किसको बोलते हैं? बरखान दोस्तों अर्धचंद्राकार रेत के टीले को बरखान बोलते हैं। और अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं? अनुप्रस्थ दोस्तों हवाओं के समकोण बनने वाले टीले, हवाओं के समकोण बनने वाले टीले हैं वो दोस्तों अनुप्रस्थ कहलाते हैं। खड़ीन किसको बोलते हैं? मुल्तानी मिट्टी को। गलत हो जाएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी। खड़ीन है वो दोस्तों एक परंपरागत जल संरक्षण की एक तकनीक है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उपनाम है। देखिए बनास नदी का जो उपनाम है वो दोस्तों क्या है? तो बनास नदी को दोस्तों वर्णासा के नाम से जाना जाता है, यानी कि वन की आशा के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को दोस्तों कामधेनु के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। और काकने को दोस्तों मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों के चारों दोस्तों पहले से सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? बी नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, आलमजी का थोरा स्थित है। बताइए आलमजी का थोरा है ये कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलमजी का थोरा ये बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये बाड़मेर में स्थित है। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पत्थर है और सूची सेकंड में उत्पादन क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चूना पत्थर, देखिए चूना पत्थर का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है? चूना पत्थर का जो उत्पादन है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नागौर, कोटा, बूंदी के अंदर, बूंदी, जैसलमेर, ठीक है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर में चूना पत्थर का उत्पादन है वो होता है, ठीक है। गीया पत्थर का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है? तो ये इसका गीया पत्थर का उत्पादन होता है दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर और सिरोही में। और ग्रेनाइट का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है? तो ये जालोर में होता है। और हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये उदयपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। निम्नलिखित में से असंगत को क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों असंगत को अपने को छांटना है कि कौन सा इसमें असंगत है। देखिए उदयपुर क्षेत्र में तस्त्री नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, गिरवा बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का,
पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाखर कहा जाता है। बाखर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। सीकर जिले में पहाड़ियों का स्थानीय नाम सुंडा की पहाड़ियां, गलत हो जाएगा दोस्तों। सुंडा की पहाड़ियां कहां पर है? जालोर में है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। बूंदी की अरावली श्रेणियों को आडावाला पर्वत कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो इसमें अपने को असत्य कथन बताना था, कौन सा असत्य कथन है? सी नंबर का ऑप्शन, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना, एक तरफ सूची फर्स्ट में बांध है या परियोजना है और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन सा बांध या दोस्तों परियोजना है वो कहां पर है। जाखम बांध कहाँ है? तो दोस्तों जाखम बांध है ये प्रतापगढ़ में है। मोरेल बांध कहाँ है? तो दोस्तों मोरेल बांध है ये सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सिद्धमुख परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में है। और ओखला बैराज कहां पर है? तो दोस्तों ये भरतपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 2 1 3। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए भरतपुर, दोस्तों भरतपुर में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भरतपुर के अंदर दोस्तों नवीन कांप मिट्टी है वो पाई जाती है भरतपुर में। टोंक में दोस्तों, टोंक के अंदर भूरी मिट्टी पाई जाती है टोंक में। और झालावाड़ में दोस्तों, झालावाड़ में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और झुंझुनू में दोस्तों बलुई मिट्टी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 2 4 1। 3 2 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 2 4 1 यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 2 4 1। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। आपको ये भी पता लगाना है कि कौन से भाग में आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, इससे आपको अपना स्कोर भी पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न है वो सही है और कितने प्रश्न है वो गलत है। देखिए यहां पर देखिए ये 20 नंबर का प्रश्न है, ये राजस्थान भूगोल का है। ठीक है, ये एक और पढ़ लेते हैं। देखिए गाय नस्ल व उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। गाय नस्ल व उनके क्षेत्रों को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है? तो इसमें राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों सांचौरी नस्ल की गाय पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय पाई जाती है। और मध्यवर्ती क्षेत्र में नागौरी नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये 20 प्रश्न है वो दोस्तों हो गए हैं अपने राजस्थान भूगोल के। अब अपन 21 से लेकर और 40 तक अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित भाग 2 में ये प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, प्रतापगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? प्रतापगढ़ रियासत में यानी कि प्रतापगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय है वो कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्नलिखित काल से संबंधित थे। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्नलिखित काल से संबंधित थे। तो ये कौन से काल से संबंधित थे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बताइए कौन से काल से संबंधित थे? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस पुरा स्थल से शैल भित्ति अंकन का प्रमाण मिलता है? राजस्थान के किस पुरा स्थल से शैल भित्ति अंकन का प्रमाण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बैराट से। बैराट है जयपुर से। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य में स्थित यानी कि राजस्थान में स्थित शक्कर पीर बाबा की दरगाह जहां कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला भरता है स्थित है। राजस्थान में स्थित शक्कर पीर बाबा की दरगाह जहां कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला भरता है स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये नरहड़ झुंझुनू में है दोस्तों, ये शक्कर पीर बाबा की दरगाह। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत कौन सा है वो बताना है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर नृत्य है और दूसरी तरफ है वो जाति है। देखिए रतवई नृत्य है ये मेव जाति का नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। मांडल नृत्य है ये ग्रास्य जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। गैर नृत्य ये भील जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। शिकारी नृत्य दोस्तों यहाँ पर मीणा है वो गलत दे रखा है, ये सहरिया जनजाति का नृत्य है दोस्तों शिकारी नृत्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उदयपुर के ऋषभ देव जी के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व असत्य को छांटिए। उदयपुर के ऋषभ देव जी के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को अपने को क्या करना है, छांटना है। यहाँ पर देखिए पहला कथन आप देख सकते हैं, देखिए हिंदू भी ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं क्योंकि वे उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैन भी ऋषभ देव को प्रथम तीर्थकर के रूप में मानते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। भगवान की पूजा में केसर का प्रयोग किए जाने के कारण उन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से भी जानते हैं, किसको, ऋषभ देव जी को, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, देखिए 3 सही है तो चौथा इसका मतलब गलत हो जाएगा। चौथा देखिए ऋषभ देव जी की मूर्ति का रंग काला है, बिल्कुल सही बात है। अतः ग्रास्य जाति के लोग श्याम जी के नाम से इनकी पूजा करते हैं, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। श्याम जी के नाम से पूजा नहीं करते दोस्तों। देखिए ग्रासिया जो जाति है वो दोस्तों ऋषभ देव जी को बाबो बाबो या बाबा, ठीक है, इनके नाम से दोस्तों इनकी पूजा करते हैं। और भील जनजाति के जो लोग हैं वो इनको दोस्तों काला देवता या काला जी के नाम से इनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर ये असत्य कथन दे रखा है। 27 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहार राजा वत्सराज द्वारा बनवाया गया महावीर जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। बताइए, प्रतिहार राजा वत्सराज द्वारा बनवाया गया महावीर जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से स्थान से संबंधित है, बताइए, महावीर जी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों वो है ओसिया, ओसिया जोधपुर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओसिया। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कविराज श्यामल दास ने किसे जोधपुर की नूरजा कहा। कविराज श्यामल दास ने किसे जोधपुर की नूरजा कहा, राइट आंसर हो जाएगा गुलाब राय को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुलाब राय को। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। संगीत राज है वो कितने कोशों में विभक्त है, तो दोस्तों ये 5 कोशों में विभक्त है दोस्तों संगीत राज। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार है वो व्यवस्थित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो दोस्तों 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था। जालोर पर दोस्तों 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था, जीत लिया था। विजयों की बात हो रही है, 1305 में भी किया था जालोर पर आक्रमण, लेकिन जीत नहीं पाया था। यहाँ पे प्रश्न में क्या दे रखा है कि विजयों यानी कि जीत का ही उल्लेख करना है। चित्तौड़ पर दोस्तों 1303 में आक्रमण किया था और सिवाना में दोस्तों 1308 में आक्रमण किया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1342, 1342 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 1342 अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, कौन सा कथन इसमें सही है वो बताना है। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी द्वारा की गई, गलत हो जाएगा। 1936 इसमें गलत दे रखा है, 1931 में की गई थी दोस्तों। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कपूरचंद पाटनी और दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी। 1936 में तो बजाज के द्वारा की गई थी, ठीक है।
तो अपना पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन सीकर में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, इसका पहला अधिवेशन जयपुर में ही हुआ था। आगे देखिए, जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में किया गया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, 1940 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 और 4 इसमें क्या है, सही है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रंगमहल जहां से कुषाण कालीन व पूर्व गुप्त कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ स्थित है? रंगमहल जहां से कुषाण कालीन व पूर्व गुप्त कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहां पर स्थित है, बताइए। रंगमहल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए रंगमहल है वो कहां पर है, तो ये हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हनुमानगढ़ में है रंगमहल, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए, पहला कथन कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। संयुक्त राजस्थान का महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख महाराव भीम सिंह को बनाया गया, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राज प्रमुख और महाराज प्रमुख दोस्तों यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन राज प्रमुख है वो दोस्तों भीम सिंह को नहीं बनाया गया, यहाँ पर ये उप राज प्रमुख बनाया गया था महाराव भीम सिंह को, ठीक है। तो ये अपना सेकंड नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, संयुक्त राजस्थान का कनिष्ठ उपराज प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह को बनाया गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कनिष्ठ उपराज प्रमुख है वो दोस्तों 2 जनों को बनाया गया था, एक तो महारावल लक्ष्मण सिंह को और एक महाराव बहादुर सिंह को, तो चौथा नंबर का ऑप्शन भी यही है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से कथन सही है, तो 1 3 4 1 3 4 कथन है वो इसमें सत्य है। तो 1 3 4 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 1 3 4 कर लेना, चौथा नंबर का ऑप्शन, ठीक है, 1 3 4। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 3 4 इसमें क्या है, सही है। 34 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतने के पश्चात उसका नाम खेराबाद रख दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खेराबाद है, ये रखा था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सिवाना का नाम है, सिवाना दुर्ग का जो नाम है वो दोस्तों खेराबाद रखा था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए अपने को भी इसमें कोट भाषा में उत्तर देना है। देखिए 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक महाराव राम सिंह थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कोटा में लाला जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा किया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन देखिए, अंग्रेज सेना द्वारा बंदी बनाए गए महाराव राम सिंह को कैद से छुड़ाया गया, तो दोस्तों अंग्रेज सेना ने बंदी नहीं बनाया था, वहां के क्रांतिकारियों ने दोस्तों इनको बंदी बना लिया था, और इनको छुड़ाने के लिए दोस्तों करौली का शासक मदन पाल सिंह आया था, जो इनको उन्होंने छुड़ाया था दोस्तों। आगे देखिए, जयदयाल व मेहराब खां को 1860 में देवली में फांसी दे दी गई। 1860 में तो फांसी दी गई थी, लेकिन देवली में नहीं, तो दोस्तों जहां पर मेजर बटन की हत्या की गई थी वहीं पर, यानी कि कोटा में ही दोस्तों इनको फांसी की सजा है वो दी गई थी। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें 1 और 2 कथन है वो सत्य है, 3 और 4 इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 व 2 इसमें क्या है, सही है। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मलिर प्रिंट का संबंध है, बताइए मलिर प्रिंट का संबंध है वो किससे है, तो ये तो बाड़मेर से संबंधित है मलिर प्रिंट, अजरक प्रिंट, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे ओरण क्या है, ओरण दोस्तों ये देव स्थान के आसपास की गोचर भूमि जहां लकड़ी काटना वर्जित होता है उसको बोलते हैं ओरण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए तीर्थों की नानी देवयानी झील को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीर्थों का भांजा मचकुंड तालाब को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तीर्थों का गुरु कोलायत झील को कहते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीर्थों का गुरु कहते हैं पुष्कर को, ठीक है। और तीर्थों का दादा बूढ़ा पुष्कर को कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीर्थों का दादा दोस्तों मचकुंड धौलपुर को बोलते हैं, ठीक है। तो अपना ये इसमें सही कौन कौन सा है, 1 2 3 इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, गोला बारूद समाप्त हो जाने पर बीकानेर सेना पर चांदी के गोले किस किले से व किसने दागे थे। गोला बारूद समाप्त हो जाने पर बीकानेर सेना पर चांदी के गोले किस किले से वह किसने दागे थे। तो दोस्तों चूरू के किले से ठाकुर शिव सिंह ने 1814 ईस्वी में डाले थे दोस्तों, ये दागे थे, ठीक है, चांदी के गोले। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भाग 3 के अंदर दोस्तों अब अपन है वो भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है वो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राजनीतिक अधिकार है वो इसमें मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन जीवन का अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 32 को, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। भारत को दोस्तों राज्यों का संघ है वो कहा गया है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यों का संघ कहा गया है। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है लोक सूचना अधिकारी। लोक सूचना अधिकारी, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। बताइए किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों वो है संसद की स्वीकृति के बिना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 4 में राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब की गई। दोस्तों सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें माउंट आबू में 1894 में हुई। दोस्तों ये नगर पालिका की स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है, तो वो है स्थानीय स्वशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई है इनमें से, प्रशासनिक दृष्टि से पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए
संभाग, जिला, तहसील। तो प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वो है दोस्तों तहसील। पंचायत समिति मत कर देना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तहसील। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो दोस्तों किसका कार्यकाल है वो सबसे कम रहा? तो दोस्तों आर.डी. माथुर का कार्यकाल है वो सबसे कम रहा। कितने दिन? 6 दिन। आर.डी. माथुर का कार्यकाल है वो दोस्तों 6 दिन का रहा। और ये दोस्तों 28 जनवरी से लेकर दोस्तों 2 फरवरी 28 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 1994 तक दोस्तों ये मुख्य सचिव रहे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिस महानिदेशक। कौन होता है दोस्तों? पुलिस महानिदेशक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। अब देखिए यहाँ पे भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रक्त का थक्का जमाने में मुख्य प्रोटीन है। रक्त का थक्का जमाने में मुख्य प्रोटीन है तो वो कौन सा है? मुख्य प्रोटीन है दोस्तों बी ग्लोब्यूलिन। ये रक्त का थक्का जमाने में मुख्य प्रोटीन है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर है 53 नंबर का प्रश्न है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है तो वो कौन सा है? तो वो संयोजी ऊतक है दोस्तों कंडरा। कौन सा है? कंडरा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंडरा। 54 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए तो ऐसा उत्प्रेरक कहलाता है। जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए तो ऐसा उत्प्रेरक कहलाता है। तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वतः उत्प्रेरक। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं? बताइए किस यौगिक को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है Na2CO3 को। Na2CO3 को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर अडानी ग्रुप ऑफ एनर्जी लिमिटेड द्वारा 180 मेगावाट क्षमता का देवीकोट सोलर सेंटर शुरू किया गया है? राजस्थान के किस स्थान पर अडानी ग्रुप ऑफ एनर्जी लिमिटेड द्वारा 180 मेगावाट क्षमता का देवीकोट सोलर सेंटर शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये शुरू किया गया है दोस्तों जैसलमेर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में। 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान से भारत देश ट्रेन को प्रारंभ किया गया है? राजस्थान के किस स्थान से भारत देश ट्रेन को प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें श्री गंगानगर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्री गंगानगर। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, 10 से 12 जनवरी 2025 को भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं का चयन किया गया? 10 से 12 जनवरी 2025 को भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं का चयन किया गया है? दोस्तों राजस्थान के इसमें 39 युवाओं का चयन किया गया है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान के किस लोक कलाकार को कार्यक्रम क्षितिजा 2025 के तहत शक्ति वंदनम
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस लोक कलाकार को कार्यक्रम क्षितिजा 2025 के तहत शक्ति वंदनम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सिद्धि जोहरी को। दोस्तों सिद्धि जोहरी को क्षितिजा 2025 के तहत शक्ति वंदनम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर दिल्ली की कंपनी द्वारा किस स्थान पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर दिल्ली की कंपनी द्वारा किस स्थान पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग 7 के अंदर दोस्तों अब अपन करंट अफेयर से संबंधित यानी कि भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, देखिए चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? बताइए रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागार ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? बताइए चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागार ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों विक्रम संपत। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विक्रम संपत। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, भारत की मेजबानी में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत की मेजबानी में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? बताइए जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले भारतीय हैं प्रोफेसर बलवीर सिंह तोमर। प्रोफेसर बलवीर सिंह तोमर, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, यह किस क्रम में मनाया गया है? वर्ष 2025 में जनवरी यानी कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, यह किस क्रम में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 70वें क्रम में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 70वें क्रम में। 65 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिजोरम में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर? मिजोरम में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैंकों द्वारा कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें MICR का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, रैम कहाँ पर स्थित होती है? रैम कहाँ पर स्थित होती है? तो दोस्तों ये मदरबोर्ड में स्थित होती है दोस्तों रैम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मदरबोर्ड में। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका के रूप में यानी कि एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स्लिप्ड सेल्स। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों विजिकल। कौन सा है? विजिकल सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों ट्रांजिशंस।
यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रांजिशंस कहलाते हैं वो। ठीक है, ये 70 प्रश्न तो दोस्तों जीके के थे। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद कौन सा है? तो दोस्तों कुंज, तो दोस्तों ये समूहवाचक है। इसमें क्या है? समूहवाचक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए निज का मतलब क्या होता है? निजी यानी कि स्वयं, अपना, खुद का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर स्वयं, अपना और अपने, ये तीन नाम दे रखे ना यहाँ पे, स्वयं, अपना और अपने, इसका मतलब होता है निज यानी कि स्वयं का। ठीक है, और आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाएं, इसमें दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है वो नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो थकाहारा, बेचारा, बेसहारा, मजदूरी। तो यहाँ पर मजदूरी है वो दोस्तों विशेषण शब्द है वो नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग है वो हुआ है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, इसमें दोस्तों क्या है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है, बताइए यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द दोस्तों यहाँ पर प्रेम सागर, प्रेम सागर है वो क्या है? यौगिक शब्द है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उनका अर्थ विपरीत हो जाए? बताइए व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था, तो दोस्तों व्यवस्था के आगे अगर अपन ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चोटी शब्द में इया प्रत्यय जुड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें बनेगा दोस्तों चुटिया। क्या बनेगा? चुटिया। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय युक्त शब्द है? किस विकल्प में कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय युक्त शब्द है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है करणीय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करणीय। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? तो इसमें एक ही सही दे रखा है, वो है उन्नति, उन्नति का अवनति हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर शेष का दोस्तों विलोम होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। और अनुदान का विलोम होता है दोस्तों अस्वीकार। और विरोध का विलोम होता है दोस्तों वंचना। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो दोस्तों ने प्लस अक, ने प्लस अक, जिसमें ने प्लस अक, तो इसमें अयादी संधि है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों। यहाँ पर 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सही शब्द छांटिए। दोस्तों सही शब्द को क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर देखिए इसमें अंतर्भाव, अंतर्भाव है ये दोस्तों सही शब्द है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें लड़कों को कपड़े साफ करने हैं। करना है की जगह क्या आएगा? करने हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची दोस्तों कौन से हैं? तो दोस्तों वो है मही, विश्वम्भरा, धरणी। ये तीनों दोस्तों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
85 नंबर का प्रश्न है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनिर्वचनीय, सी नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना यानी कि दोस्तों कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, घर का बेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ है। घर का बेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? वो है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों, वह कलकत्ता जाता है। वह कलकत्ता जाता है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अपराध के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द उपयुक्त है? अपराध के लिए, तो अपराध के लिए दोस्तों ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है अधिसूचना के संबंध में? तो दोस्तों देखिए, यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है दोस्तों ये। और बाकी इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है। इसमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे खालिस्तान भरना है अपने को, ठीक है, टेंस का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 91 नंबर का प्रश्न है, ही फिर खालिस्तान है, एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। He every day for a morning walk with his friends and neighbors। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें गोज आएगा। क्या आएगा? गोज। दोस्तों वाक्य में एवरी डे दिया गया है और यहाँ पर ये दोस्तों एक आदत को दर्शाता है, और इसके लिए दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा में दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों डज आएगा, सॉरी गोज आएगा। क्या आएगा? गोज। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न, ही टोल्ड अस दैट ही नॉट रीड द बुक। ही टोल्ड अस दैट ही नॉट रीड द बुक। नॉट रीड द बुक, तो खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसमें हैड नॉट रीड द बुक आएगा। हैड नॉट रीड द बुक। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू द पैसिव वॉइस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखिए, आई सो हिम लिविंग द हाउस। आई सो हिम लिविंग द हाउस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए, प्लीज सिट डाउन, शी सेड, ही सेड, प्लीज सिट डाउन, ही सेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए प्लीज आया है, तो यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड हर टू सिट डाउन हो जाएगा इसमें। ही रिक्वेस्टेड हर टू सिट डाउन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 से 97 तक दोस्तों वही अपने को खालिस्तान भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप सुगर इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर। बताइए क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए, शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए लिटिल आएगा, ए लिटिल शुगर, ठीक है। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, आई हैव स्पेंड ऑफ माई मनी सो आई कैन ट्रेवल ओनली बाई बस।
बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ माई मनी का अर्थ है कि मेरे पैसों का अधिकांश भाग है वो खर्च हो चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए 97 नंबर का प्रश्न है द रेलवे ट्रैक रन्स द रिवर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अक्रॉस द रिवर आएगा इसमें। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अक्रॉस। आगे देखिए 98 और 99 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए मैनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज आर लोकेटेड एट मेडिसन एवेन्यू। बताइए दोस्तों यहां पर देखिए ये जो एट दे रखा है ना अंडरलाइन में, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों एट मेडिसन एवेन्यू दे रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एट है, ये स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि छोटे स्थानों के लिए प्रयोग होता है, और ये जो इन है ये बड़े स्थानों के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इन आएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो यहाँ पर स्टूडेंट हैव बीन ये अंडरलाइन दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए ग्रेट मैनी यानी कि इसका अर्थ होता है बहुत सारे, ठीक है। तो ये एक क्या है प्लूरल नाउन है। तो इसमें स्टूडेंट्स आएगा दोस्तों, क्या आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टूडेंट्स हैव बीन, एस लगेगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उपयुक्त हिंदी पद होगा तो वो कौन सा होगा। तो वो होगा दोस्तों लोकहित में प्रतिकूल, लोकहित के प्रतिकूल। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए हिंदी ट्रांसलेट करना था। डेपुटेशन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। डेपुटेशन के लिए दोस्तों प्रतिनियुक्ति होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों शब्द होगा प्रमाणीकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट गिवन द इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखिए दैट वाज नॉट एग्जाम्पल टू बी फॉलोड, दैट वाज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्हाट वाज एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कन्वर्ट द सिंपल सेंटेंस टू ए कॉम्प्लेक्स वन। इसमें देखिए ऑन बीइंग पनिश्ड ही वेप्ट, ऑन बीइंग पनिश्ड ही वेप्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्हेन ही वाज पनिश्ड ही वेप्ट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए 106 से 107 प्रश्न तक दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 कंपनियों द्वारा मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन को दोस्तों लाखों में दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है बी, सी और ई कंपनियों की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन का औसत डी की मोटरसाइकिलों की मांग से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों बी, सी और ई कंपनियों की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन का औसत डी की मोटरसाइकिलों की मांग से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ उत्पादन दे रखा है और एक तरफ दोस्तों यहाँ पर मांग दे रखा है, ठीक है। उत्पादन है वो पूरा ब्लैक है और मांग है वो दोस्तों थोड़ा सा इसमें लाइट कलर है। दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए क्या पूछा गया है बी, सी और ई, बी, सी और ई।
इसमें मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन का औसत, मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन का औसत। तो दोस्तों उत्पादन यानी कि पूरा ब्लैक यानी कि 90 35 190 प्लस 135 प्लस 120, इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ के 3 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 115। कितना आ जाएगा? 115। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए डी की मोटरसाइकिलों की मांग से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों डी की मोटरसाइकिल की जो मांग है वो है 125। अब 125 में से दोस्तों 115 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे अपने पास में 10। तो यानी कि 10 बटे 125 इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों इसमें 1000। 1000 में आप 125 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 8%। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, ए और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कंपनी सी की मोटरसाइकिलों के उत्पादन से क्या अनुपात है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और डी में दोस्तों यहाँ पर मांग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर ए का मांग है 100 और डी का है दोस्तों 125। इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 225 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी की मोटरसाइकिलों के उत्पादन से क्या अनुपात है? तो यहाँ पर सी में उत्पादन देखिए, उत्पादन कितना है सी में? 135। तो यहाँ पर 225 अनुपात है 135। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसको देखे काट लीजिए, 5 से कट रहा है, तो 5 से ये कितनी बार कट रहा है? दोस्तों ये कट रहा है, देखिए 4 और 5 45 बार कट रहा है। ये कितनी बार कट रहा है? तो दोस्तों ये 20 और 7 27, ये 27 बार कट रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 9 से कट रहे हैं, 9 से ये 3 बार कटा और 9 से ये 5 बार कटा। तो यहाँ पर 5:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ये करेंगे दोस्तों 16 दिन में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सी प्लस ए ये करेंगे दोस्तों यहाँ पर 32 दिन में, और ये बी प्लस सी ये करेंगे दोस्तों 24 दिन में। अब इनका दोस्तों आप देखिए क्या करोगे, एलसीएम निकाल लीजिए इसका। इनका एलसीएम कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा दोस्तों 96। कितना? 96। अब 96 में दोस्तों 16 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो दोस्तों ये 6 बार जाएगा। इसका दोगे तो इसका इसमें 3 बार जाएगा। इसका इसमें दोगे तो दोस्तों ये 4 बार जाएगा, यानी कि 6 3 4, 6 3 4। तो इन तीनों ने मिलकर काम किया है, तो दोस्तों 6 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, कितने हो गए? 13। 13/2। ठीक है, 13/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तीनों द्वारा 12 दिन में किया गया काम निकालना है। तो दोस्तों 13/2 इंटू 12 कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 78। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 78, यानी कि 12 में 2 का भाग दिया तो 6, तो 13 इंटू 8, 13 इंटू 6 करोगे तो कितना? 78 आएगा। इतना समझ में आ गया? अब सी की दक्षता निकालना है अपने को, तो 13/2 माइनस 6 कर देना, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे शेष कार्य को करने के लिए सी द्वारा जो लिया गया समय है उसको अपन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों 96 माइनस 78 बटा 1/2, बस इसको आप काट लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 36 दिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपए में बेचा। एक वस्तु पर इसे 16% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुई? पूरे लेन देन में उसे कितनी लाभ या हानि हुई? यहाँ पर देखिए इसमें
देखिए पहली वस्तु का जो क्रम मूल्य निकालना है, पहली वस्तु का जो क्रम मूल्य है वो निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5220 बटे, भाई पहली पे 16% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 116 इंटू 100 ये अपना क्रम मूल्य निकल कर आ जाएगा। कितना, इसको आप काटोगे तो यहाँ पर 4500 आ जाएगा दोस्तों। ये अपना क्रम मूल्य हो गया। ठीक है, अब दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 5220 बटे, दूसरी पर हानि हुई है 10% की, यानी कि 90 इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो ये 5800 आ जाएगा। यानी कि पहली वस्तु बेची कितने में, 5220 में, दूसरी भी 5220 में बेची, लेकिन क्रम मूल्य दोनों का अलग अलग है। एक का है 4500 और दूसरी का है 5800। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो सीधा सा हो जाएगा 4500 और 5800 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,300। 10,300, ठीक है। और दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो दोस्तों 5220 प्लस 5220 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 10,440 हो जाएगा। तो 10,440 में से 10,300 गए तो कितना बचा, तो दोस्तों 140 बचा। तो इसमें 140 है वो क्या है, लाभ है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 केजी है तो लड़कों का औसत भार कितना है। तो लड़कों का औसत भार है वो कितना है, सीधा सा है। देखिए यहाँ पे कितना है, 9:7 है, और यहाँ पर 9:7 है। तो दोस्तों देखिए, सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार है वो कितना है, 54.25। यदि लड़कियों का औसत भार 52 केजी है, यदि लड़कियों का औसत भार है वो दोस्तों कितना है, 52 केजी है, तो लड़कों का औसत भार कितना होगा। भाई अनुपात में दे रखा है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 52 इंटू 7 कर लेना है। ठीक है, भाई लड़कियों का अनुपात कितना है, 7, और लड़कियों का औसत भार कितना है, 52, तो 52 इंटू 7 कर लेना। ठीक है, और दोस्तों फिर उसके बाद में लड़कों और लड़कियों का ये अनुपातों का योग कर लेना। 9 और 7 कितने होते हैं, 16। ठीक है, 16 इंटू 54.25 करके लड़कियों का औसत भार है वो उसमें से घटा देना। लड़कों का जाएगा, कितना जाएगा, तो दोस्तों वो आ जाएगा 56 केजी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, 7,560 रुपए की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400 रुपए, 300 रुपए और 260 रुपए कम कर दिए जाएं, तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी, बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम किया गया मान, तो यहाँ पर 7,560 है, माइनस, दोस्तों यहाँ पर माइनस करना है 400, कितना, 400 400 प्लस 300 प्लस 260, ये अपन क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो दोस्तों यानी कि 7,560 में से 960 गए तो कितने बचे, 6600। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सॉरी 6600 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 6600 है, तो बी के हिस्से की मूल राशि है वो अपने को यहाँ पर निकालनी है। यानी कि अब 6600 आ गया। अब 6600 का दोस्तों यहाँ पर देखिए हिस्सा दे रखा है 4:2:5, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब 11 का भाग इसमें दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो बी का अनुपात कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 को, कितना आ जाएगा, 1200। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कितना, 1200। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी, 1200। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 112 नंबर का प्रश्न है। सॉरी, देखिए
मूल हिस्से के बारे में पूछा गया है। 1200 तो ये आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए 300 रुपए कम किया गया है, तो 1200 और 300 1500 हो जाएंगे दोस्तों। कितने? 1500। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1500 हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1200 नहीं होगा, 300 रुपए और जोड़ने हैं। 112 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक व्यास पर यानी कि पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय का 1/2 घंटा अधिक था, और वापस आने के दौरान उसकी चाल चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। जाने के दौरान उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना जाते समय व्यक्ति की जो चाल है वो दोस्तों अपन ने मान ली कि x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है। अब दोस्तों वापस आते टाइम में 10 किलोमीटर कम हो जाती है, यानी कि x माइनस 10 क्या है, किलोमीटर इसकी चाल है। तो इसको अपन दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन यहाँ पर सीधे तौर पर ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 10 बटे 10 इंटू 1/2 बराबर 60। बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे x माइनस 10 60 इंटू 20 हो जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 इंटू 20। बस 60 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1200। और 1200 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो x बराबर दोस्तों एक तो 40 आ जाएगा, एक माइनस 30 आ जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 30 यानी कि 3 बचता है। तो यहाँ पर 9, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो दोस्तों इसका एलसीएम होगा 90। ठीक है, तो जब दोस्तों 2983 को 90 से विभाजित किया जाता है तो दोस्तों शेषफल के रूप में अपने को 13 मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2983 है इसमें से अपन 13 घटाएंगे तो कितना होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2970। अब 2970 में दोस्तों अपन 3 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शेषफल 3 बचता है, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2973। तो 2973 आ गया ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2983 में से 2973 गए तो कितने बचे? 10। तो यहाँ पर 10 घटा देना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि को 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है का मान है। तो दोस्तों का मान है, तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 10%। आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 240 का x प्रतिशत x प्लस 450 के 60% के बराबर है तो x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितने प्रतिशत कम होगा? अब सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे अपने को x का पता होना चाहिए कि x कितना है। ठीक है, तो वो ऑप्शन उठा के करोगे तो दोस्तों और भी सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए x इसमें सबसे मेन चीज है x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 240 का x प्रतिशत x प्लस 450 के 60% के बराबर है। तो यहाँ पर x मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, x 150 निकलेगा। ठीक है, और x 150 निकलेगा तो यहाँ पर लगा के देख लेना इसको, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, 33 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। x के 40% से कितने प्रतिशत कम होगा? 33 से 1/3%। 116 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8 से 11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता तो
उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? दशमलव के एक स्थान तक सही। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है भाई, क्रम मूल्य इसमें कितना है? 8 है, यानी कि नया एसपी कितना है? 8 है, और वास्तविक एसपी कितना है? तो वो है 11। तो यहाँ पर 8/9 इंटू 10 कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी कितनी? 80/9। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर 11 इंटू 85/100 कर लीजिए, कितना? तो दोस्तों ये आ जाएगा 9.35। अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, लाभ प्रतिशत दोस्तों इसमें निकलेगा कितना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.2%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बताइए भाई, पहले खर्चा है वो कितना था? 90 था, बचत है वो 10 थी। अब इसमें 90% में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो यानी कि 90 का 25% और बढ़ा दीजिए, 125% कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 112.5 आ जाएगा। और बचत है वो 30% बढ़ जाती है, यानी कि 10 का 30% कितना होता है? 3, यानी कि 13% हो गई। अब सीधा सा, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वेतन वृद्धि की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 112 प्लस 13 कितने होते हैं? 125, सही, 1/2। तो 125.5 -100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 25.5। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 118 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1820 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 26 है। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या है? भाई, एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या निकालनी है तो दोस्तों लसपय इंटू मैसपय बटे पहली संख्या। तो लसपय कितना है? 1820। 1820 इंटू 26 बटे 130 कर लीजिए, काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 364। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सलीम और असलम ने एक यानी कि दुकान खोली, जिसमें क्रमशः 18,000 रुपए और 42,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली। वर्ष के अंत में उन्हें कुल मिलाकर 22,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो उसमें सलीम को लाभ के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? भाई दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, भाई काट लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 6 से कट रहे हैं दोस्तों, ये 3 बार कटा, ये 6 से दोस्तों 7 बार कटा, यानी कि 3:7। ये क्या हो गया? अनुपातों का योग कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया? 3 और 7 10। तो यहाँ पे अपने को सलीम का लाभ निकालना है, तो सलीम का अनुपात कितना है? 3। तो यहाँ पे 3 बटे अनुपातों का योग कितना है? 10 इंटू कुल लाभ कितना है? 22,000। बस काट लीजिए इसको, इसको आप काटोगे तो दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कट गया। 2200 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6600। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 120 नंबर प्रश्न है, ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 माह के बाद भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर ए बी सी, यानी कि दोस्तों ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पे 3 × 12 और ये दोस्तों 5 × 12 और ये दोस्तों 5 × 6। बस, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? अनुपात निकालना है अपने को, अनुपात निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए या तो इनका 3 × 12 तो कितना हो जाएंगे? 36 और 12×5 = 60। भाई ये 36 और ये 12×5 = 60 और ये 5 × 37। अब इसमें 6 का भाग जा रहा है, तो ये 6, ये 10 और ये 5, ये अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों 6 10 और 5। 6 10 और 5, तो कौन से ऑप्शन में? ये नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।